ओके, सो हमारा ब्रेन क्या है, बचपन में जैसे हम लोग पैदा होते हैं। गुड मॉर्निंग वैष्णवी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जिनको भी हमने गुड मॉर्निंग विश नहीं किया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो जैसे हम पैदा होते हैं, पैदा होने के होते वक्त हमारा ब्रेन एक जो नॉर्मल मांस का टुकड़ा होता है, उसमें ना कोई मेमोरी का कोई पावर रहता है, ना ही कोई परसेप्शन, मोटर, रिफ्लेक्स, कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे हम एज में आगे बढ़ते हैं, हमारा ब्रेन डेवलप होता जाता है। जो जो चीजें हम सीखते हैं वो हमारे ब्रेन में जाकर बैठता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन डेवलप होता है। कोई बचपन से ही ब्रेन को, अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, और कोई बचपन में मस्ती हुआ है, मौज मस्ती किया है। तो लेकिन जो बचपन में हमने जिस तरह से अपने ब्रेन को हमने डेवलप करते हैं, हमारा पूरा जीवन उसी पे आधारित रहता है। बचपन से लेकर मुझे बोलने का बहुत शौक, हम बहुत बोलते हैं, हमारे जीन में है, और हम बोलते भी हैं, हम जिंदगी भर ऐसे ही बोलते रहेंगे, है ना। तो ये चीजें होता है। और हमारा मेमोरी बचपन से ही, हमारा मेमोरी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हम रट नहीं पाते चीजों को, हम यहाँ याद नहीं रख पाते, रटमल नहीं है, मतलब रटुमल, सॉरी, रटुमल नहीं, हम रट नहीं पाते। कॉन्सेप्ट समझ लिए तब जाके दिमाग में घुसेगा, बचपन से ये मेरा आदत है। तो हमारा जीवन भर ऐसा ही आदत रहेगा, कभी कन्वर्ट चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज आई हैव क्रॉस द एज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माई डेवलपिंग ब्रेन। अब 24 एज क्रॉस कर चुके हैं, है ना। 24 क्रॉस नहीं, आई एम जस्ट 16, बट स्टिल ठीक है, लोगों का हिसाब से हम 24 क्रॉस कर लिए। एनीवेज, तो ब्रेन क्या होता है, ब्रेन वही डेवलप करता है जब आप उसको ट्रेन करेंगे, और वो डेवलप करता है। अभी आप लोगों का जो एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में, इस एज ग्रुप में आप लोगों का ब्रेन डेवलपिंग स्टेज में है। क्या, कौन से स्टेज में है, डेवलपिंग स्टेज में है। वो डेवलप करेगा, है ना, क्या करेगा, डेवलप करेगा। जब डेवलप कर रहा है आपका ब्रेन, इन द सेंस आप उसको कैसे भी किसी भी तरीके से डेवलप कर सकते हो। और वो बच्चा जो 720 आउट ऑफ 720 ला सकता है, 720 आउट ऑफ 720 में 700 प्लस ला सकता है, 600 प्लस ला सकता है, आप लोग भी ला सकते हो। उसने क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, यानी कैसे उसके इतने नंबर आ गए, क्योंकि उसने अपने माइंड को, अपने ब्रेन को उस तरह से ट्रेन किया है। आप भी अपने आप ब्रेन को उस तरह से ट्रेन करिएगा तो आपका भी वही स्कोर आएगा। क्योंकि अभी ऐसा कंडीशन है, अभी आप लोगों का ऐसा स्टेज है, इस स्टेज में आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो। ट्रेन योर ब्रेन, ऑलराइट। तो अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, जितना ट्रेन कर सकते हैं ट्रेन करिए। एंड दिस इज द एज ग्रुप विच इन विच यू कैन डेवलप योर ब्रेन, डेवलप योर टैलेंट, अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। हम लोग नर्वस सिस्टम जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेन में देखेंगे हम लोग कि हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, कॉन्वोल्यूशंस होते हैं। लेट मी ड्रॉ अ ब्रेन हियर। ठीक है, यहाँ मान लो कि ये क्या है आपका, ये ब्रेन है। ठीक है, ये आपका ब्रेन है। इस ब्रेन में क्या होता है, ऐसे कन्वोल्यूशंस होते हैं ना, ऐसे कन्वोल्यूशंस होते हैं, कन्वोल्यूशंस होते हैं। ये क्या है, ये ऐसे, ये कन्वोल्यूशंस है क्या, इसको हम क्या कहते हैं, गहराई कहते हैं कि सल्कस कहते हैं। आपने 10th में पढ़ा होगा ब्रेन चैप्टर में, क्या कहते हैं इसको, सल्कस कि गाइरस, बताइए तो सब। इसको सल्कस कहते हैं कि गाइरस कहते हैं। ये ना सल्कस है ना गाइरस है, ये ना, ये गैप का बना हुआ है, ये गैप है जस्ट, तो इसको हम सल्कस कहेंगे। क्या कहेंगे, सल्कस कहेंगे, है ना। ये क्या है, दिस इज योर सल्कस। तो सल्कस है, यानी जितना ज्यादा सल्कस रहेगा, ध्यान से सुनिएगा, उतना ही ज्यादा आपका आईक्यू पावर बढ़ेगा। यानी जितने ज्यादा यहाँ पे कॉन्वोल्यूशंस होंगे, सॉरी एक सेकंड, जितने ज्यादा यहाँ पे कॉन्वोल्यूशंस होंगे, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, ब्रेन में ब्रेन डेवलप रहेगा, यानी आईक्यू उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशंस को कैसे बढ़ाएं, कॉन्वोल्यूशंस को बढ़ाने का एकमात्र उपाय है प्रैक्टिस। keep working, keep practicing, that makes your brain highly convoluted and it develop your IQ, it develop your skills। समझ में आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम कहते हैं कि अखरोट, अखरोट खाने से दिमाग तेज होता है, बादाम खाने से दिमाग तेज होता है, हमारे ब्रेन का साइज होता है, शेप ही अखरोट जैसा होता है, राइट।
बादाम जैसा होता है, अखरोट जैसा होता है उसका स्ट्रक्चर। तो ये सब चीजें खाने से हमारे ब्रेन में विटामिन और नरिशमेंट न्यूट्रिएंट तो बढ़ेंगे, बट हमारा ब्रेन का आईक्यू नहीं बढ़ जाएगा। बादाम खा लेने से हमारा ब्रेन जो है हम याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, हम ट्राई नहीं करेंगे और सोचेंगे कि हमारा ब्रेन डेवलप हो जाएगा, एकदम हम टैलेंटेड हो जाएंगे। ठीक है, बादाम क्योंकि हम बादाम खा रहे हैं, भैया हम बहुत सारा बादाम खा के फेंक चुके हैं, खा चुके हैं, खा कर डाइजेस्ट कर लिए, अभी तक हमारा ब्रेन तो उतना है का उतना ही है, नहीं डेवलप हुआ। बादाम खाने से अगर आपका आईक्यू बढ़ जाने वाला होता, आपका अगर नीट में रिजल्ट आ जाता, तो सब पढ़ाई लिखाई छोड़कर सब बैठ के बादाम खाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट साथ ही साथ स्मार्ट वर्क इज मोर इम्पॉर्टेंट। आप स्मार्टली पढ़ाई करिए, आप मेहनत करिए, जब आप मेहनत करेंगे आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, आप भी वो कर सकते हैं जो आज नीट के टॉपर्स कर रहे हैं या नीट के टॉपर्स हैं, कर चुके हैं नीट फॉर्म, है ना। तो इसीलिए अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, बहुत हार्ड वर्क करिए। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा, सिर्फ हार्ड वर्क से काम नहीं चलता है, स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी, ये इस दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क किसको पहले पढ़ना है किसको बाद में पढ़ना है, ये स्मार्ट वर्क है। ठीक है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा फोकस करना है, किसमें कम टाइम लगेगा और कम फोकस करना है ना। तो ये सब चीजें आप लोगों को स्मार्टली प्लान करके चलना होगा, प्रिपेयर करके चलना होगा, तब जाके आप लोग नीट जैसे महा भयंकर एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। बहुत भयंकर एग्जाम है भाई नीट का, इस एग्जाम को क्रॉस करना है तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आप में आनी चाहिए, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू इन्वेस्ट योर टाइम मोर एंड वेयर टू इन्वेस्ट योर टाइम लेस, राइट। सो हार्ड वर्क along with smart work and only success mantra for your NEET examination। ठीक है, इस मंत्र को याद रखिएगा, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि हार्ड वर्क along with smart work can pay you very high and can give you high scores। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज का ज्ञान का पिटारे को यही बंद करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम ले लिए हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं कॉन्टेस्ट। ठीक है, चैप्टर। तो इस चैप्टर में देखिए एनसीईआरटी का बुक है ये, ठीक है, एनसीईआरटी का है, हम लोग अभी बहुत सारी चीजें पढ़ लिए हैं, तो एक बार एनसीईआरटी का देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को देख लेते हैं एक बार, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स, ये बायोमोलिक्यूल्स का फर्स्ट पैराग्राफ जो दिया है यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे सिर्फ आपको बताएगा कि हमारा पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर पे है, और उसके बाद इसमें बहुत सारे केमिकल कॉम्पोजिशंस होते हैं, जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, और किसी के टिश्यू के या किसी भी चीज का केमिकल कॉम्पोजिशन लाइफ फॉर्म का पढ़ना है तो उसको क्या करिए, उसको क्रश करिए। ठीक है, उसके बाद उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा, उसको सेपरेट करिए, पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है, उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी कई सारे अदर एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, यस, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। यस, तो यहाँ पे अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम क्रश करेंगे, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्रश करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अगर आप सेम एनालिसिस अगर नॉन लिविंग मैटर में भी करते हैं तो भी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, सेम चीज वहां पे भी मिलेगा। ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट आर आल्सो प्रेजेंट इन द सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमारे लिविंग पे भी प्रेजेंट है, वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, और ये सब कह रहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये इसीलिए ये तीनों क्या है, लाइफ सेविंग या कह सकते हैं कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट में से एक है जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पैराग्राफ, इसमें इससे ज्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। देखिए आप लोगों को कोई भी डाउट है यहाँ तक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, क्लास के बाद में भी पूछ सकते हैं।
हम एनसीईआरटी को देखते हैं, हाउ टू एनालाइज केमिकल कॉम्पोजिशन। हम किसी भी ऑर्गेनिक मैटर का केमिकल कॉम्पोजिशन हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी तत्व कह सकते हैं, या किसी भी जीव या निर्जीव किसी भी चीज को, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, किस चीज से बना है, इसको हम कैसे हम चेक कर सकते हैं। तो एक छोटा सा उसका केमिकल कॉम्पोजिशन को एनालाइज करने के छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, नोट दिस पॉइंट। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। फर्स्ट स्टेप, टेक ए लिविंग टिश्यू। ठीक है, टेक अ लिविंग टिश्यू, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, ग्राइंड इट विथ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट, इसको अंडरलाइन करिए, अंडरलाइन करिए, इसको इंपॉर्टेंट के तौर पे ऐसे मार्क करके रख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कौन सा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक छोटा सा लिविंग टिश्यू हम लिए, उस लिविंग टिश्यू को हमने क्या किया? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड पे हमने ग्राइंड किया। क्या किया? उसको हमने ग्राइंड किया। उसके बाद क्या किया? ग्राइंड किस में करते हैं? तो मॉर्टर एंड पेस्टिल में करते हैं। हल आपने देखा होगा, जिसे पुराने जमाने में या जो बूढ़े दादी वादी होती है, वो इस तरह से बर्नी उनके पास होगा, और उसके बाद इस तरह से कुछ हथियार होगा, दोनों कूटने का काम करती है ना। इसमें कुछ मटेरियल डाल देंगी और इस पे अपना पकड़ के कूटती रहेगी। जड़ी बूटी वाला, एग्जैक्टली जड़ी बूटी वाला, और उसी को कहते हैं मॉर्टर एंड पेस्टल। ठीक है, मॉर्टर एंड पेस्टल हम उसी को कहते हैं। जड़ी बूटी वाला जो खल ओखली है, ओखली टाइप का होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मॉर्टर एंड पेस्टल कहते हैं। तो हम क्या करते हैं? एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, यानी हम एक मॉर्टर लेते हैं, पेस्टल लेते हैं, और फिर क्या करेंगे? इसमें हम क्या करेंगे? इसमें डालेंगे हम कोई मटेरियल, है ना, और इसको क्या करेंगे? अच्छे से कूट देंगे। क्या करेंगे? इसको अच्छे से कूट देंगे। कूटने के बाद कूटेंगे कैसे? एक एसिड मिलाकर। कौन सा एसिड? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल के अच्छे से इसको कूट देंगे। जब इसको अच्छे से हम जाकर कूट देंगे, फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ एक थिक स्लरी मिलेगा, यानी एक पेस्ट बनेगा, हमारा टिश्यू का पेस्ट बन जाएगा। जैसे इसमें मान लीजिए हम लहसुन प्याज वगैरह डाल के कूट देंगे तो लहसुन प्याज का पेस्ट बन जाएगा। चंदन और थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको कूट देंगे तो चंदन का पेस्ट बन जाएगा। सिमिलरली जो लिविंग टिश्यू है, उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल देंगे मॉर्टर एंड पेस्टिल में, और उसको कूटेंगे। क्या मिलेगा? हमें मिलेगा एक थिक स्लरी, है ना। उसके बाद क्या करेंगे? इसको हम छान लेंगे। ठीक है, चीज क्लॉथ और या फिर कॉटन से क्या करेंगे? कॉटन क्लॉथ से हम उसको छान लेंगे। तो हमें दो चीज मिलेगी, एक फिल्ट्रेट और दूसरा, एक फिल्ट्रेट मिलेगा जो ऊपर रहेगा, और दूसरा हमारा फिल्टर्ड मटेरियल जो नीचे जाएगा वो मिलेगा। अगर हम मोर स्पेसिफिकली देखें, ठीक है, हमने ये एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, अगर हम मोर स्पेसिफिक अगर हो जाएं तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड क्या है? एसिड है, तो एसिड सॉल्युबल कूल, एंड सेकंड रिटेंटेड क्या है? वो है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, यानी जो एसिड में सॉल्युबल हो जाएगा और दूसरा जो एसिड में सॉल्युबल नहीं हो जाएगा। दो मटेरियल हमें मिलेंगे। हाँ, फिल्ट्रेट जो है वो एसिड सॉल्युबल होगा, और जो हमें रिटेंटेड मिलेगा वो एसिड इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, आप लोग तो मतलब समझते होंगे कि फिल्ट्रेट कौन सा है और रिटेंटेड कौन सा है। चलो हम यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है? ये कंटेनर है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने डाला फनल। ठीक है, और इसमें हम मटेरियल को पोर करेंगे। कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और कुछ मटेरियल आपको ऐसे मिलेंगे जो नीचे चले जाएंगे इसके अंदर। अब बताओ हमें, क्वेश्चन आपसे ये है कि ये क्या है, ये क्या है? ये है ए, ये है बी। व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए
और बी क्या है? फिल्ट्रेट इसमें कौन सा है, रिटेंटेट इसमें कौन सा है? आप लोग प्लीज मुझे आंसर दीजिएगा चैट बॉक्स में। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। सबका आंसर यहाँ पे आ रहा है और सबका आंसर हम देख भी रहे हैं। रिटेंटेट और फिल्ट्रेट सबका आंसर ए और बी करके लिख के आप लोग दे रहे हैं मुझे। चलिए, आप लोगों का सबका आंसर बिल्कुल सही है, आप लोगों ने एकदम सही आंसर दिया है। ठीक है, चलो तो ऊपर वाला क्या है, यानी ए। ए क्या है? ए इज योर रिटेंटेड और बी इज योर फिल्ट्रेट। ठीक है, ए इज योर रिटेंटेड एंड बी इज योर फिल्ट्रेट। याद रखिएगा, ऊपर जो जम गया है वो है आपका रिटेंटेड और नीचे जो आ गया वो क्या है, वो है आपका फिल्ट्रेट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, what is given here is your acid soluble is your filtrate, यानी जो नीचे चला गया वो soluble हो गया एसिड में। ठीक है, वो soluble हो गया तो एसिड में मिलकर घुलकर चला गया नीचे, और जो ऊपर सेटल होकर रह गया वो है एसिड insoluble and that is your retentate। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि कई सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि एसिड में सॉल्युबल है और कई सारे इनसॉल्युबल है, तो दोनों को अलग अलग रख लिया। ठीक है, दोनों को क्या किया, अलग अलग रखा। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या दिया एनसीईआरटी में, नेक्स्ट दिया है कि उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफाई किया गया चीजों को, है ना, क्लासिफिकेशन है जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न व्हाटएवर इट इज। ठीक है, उसके बाद जब हम आइडेंटिफाई किए, ठीक है, आइडेंटिफाई किया और देखो सेम प्रोसेस हम लोग किए ह्यूमन बॉडी में भी और सेम प्रोसेस हम लोग किए अर्थ क्रस्ट में भी। अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी दोनों में हमने सेम टेक्निक का इस्तेमाल किया। ठीक है, देखो in higher classes you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound. It will suffice to say here that one extract the compound, then the subject the extract to various separations techniques till one has separated a compound from all other compound. In other words, one isolates and purifies the compound. Analytical techniques when applied to the compound gives us an idea of the molecular formula and the probable structure of the compound. All the carbon compounds that we get from the living tissue can be called a biomolecule. However, living organisms have also get inorganic compounds, inorganic elements and compounds in them. How do we know this? Anyways, जो भी कह रहा है कि यहाँ पे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और टेक्निक करने के बाद, सेपरेशन टेक्निक करने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे दे रहा है कई सारे सेपरेशन टेक्निक्स और कंपाउंड्स का फिल्ट्रेशन या सेपरेशन करने के बाद, प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन करने के बाद, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को स्टडी करने के बाद ये पता लगाया गया जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में हैं, लिविंग बॉडी में कंपाउंड जितने भी हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स कहेंगे। और हमारे बायोमॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में जो भी मटेरियल है उनमें ऑर्गेनिक भी होता है और इनऑर्गेनिक। ओके, सॉरी, पता नहीं कैसे म्यूट हो गया। एनीवेज, सो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया है जो कि बोला कि स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव
destructive experiment has been done. One weighs a small amount of living tissue, छोटा सा एक लिविंग टिश्यू लेते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, चाहे वो लीफ हो प्लांट का हो या लिवर हो दैट इज एनिमल का हो, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वेट करते हैं, क्या करेंगे, वेट करेंगे, यानी हमने लिया एक पत्ता, हमने लिया एक पत्ता, या हमने क्या लिया, हमने लिया एक लिवर, हमने लिया एक लिवर, इन दोनों को हमने क्या किया, इन दोनों को हमने किया वेट, इन दोनों को हमने दोनों को वेट किया, जब हम इन दोनों को वेट किए तो क्या मुझे मिला, एक पर्टिकुलर वेट मिला, मान लो कि लीफ का हमने वेट किया तो मिला 25 ग्राम, हमने लिवर का वेट किया, मान लो कि मिला आपको कितना ग्राम, आप खुद सोचिए कि लिवर का वेट कितना होता है, मुझे बताइएगा, ठीक है, तो ये जो हमने वेट किया, उठाया लिवर बॉडी से और उसको वेट कर लिया साफ सफाई करके, ये वेट को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वेट वेट, यानी भीगा हुआ वेट, यानी इसमें पानी वानी भरा हुआ है, इसमें आपको बहुत सारे सेल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल सारा भरा हुआ है, लीफ है वो सब भरा, वो वैक्यूल्स है लीफ में, उसमें वाटर मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर मॉलिक्यूल, तो ये सब चीजें हैं, तो यानी उसका वाटर मॉलिक्यूल वगैरह सब होने के वजह से उसको हम कहेंगे वेट वेट, फिर हम क्या करेंगे, उसका वाटर सारा रिमूव कर देंगे, एवोपरेट, हीट करके एवोपरेट करवा देंगे, जब उसको हम एवोपरेट करेंगे तो उसमें सारा वाटर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और नाउ वी कॉल इट एज ड्राई वेट, हम लोग उसको देखा, एक्सपेरिमेंट हमने किया है ना, हमने एक्सपेरिमेंट, हमने आपको प्रोसेस बताया था, स्टेप वाइज प्रोसेस याद है सबको, सबको याद है, यस चलो, तो वो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया था कि ड्राई वेट क्या है और वेट वेट क्या है, ठीक है, होल वेट दैट इज योर वेट वेट, और ड्राई वेट यानी जितने भी वाटर है उसको सब रिमूव कर देंगे ऑपरेशन से, और जो बचेगा ड्राइड मटेरियल उसको हम कहेंगे ड्राई वेट, अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg ऑफ लिवर, एग्जैक्टली वेजिटेबल, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, चलिए, तो अच्छा ईच लिवर की दोनों लिवर, अच्छा हर एक लिवर, एक लिवर 1.5 होता है कि हमारे बॉडी का दोनों लिवर, हाँ जी वैष्णवी, एक लिवर का होता है 1.5 kg की दोनों लिवर का मिलाकर, आई डोंट नो लिख रही है वैष्णवी, इट्स रियली बैड, आपको जानना चाहिए कि दोनों का है किसी एक का है, नेट पे सर्च किए क्या, और कोई बताए हमें कि दोनों का दोनों लिवर का है कि एक लिवर का वेट है 1.5 kg, 10 में पढ़े थे सर, ओके 10th में पढ़े थे, ओके, तो ये नहीं पढ़े थे कि दोनों का कि एक का, एनीवे, एनीबॉडी प्लीज, एनीबॉडी जो भी यहाँ पे है प्लीज हमें बताएं कि दोनों का कि एक का होता है 1.5, ओके, तो दोनों का मिलाकर 3 kg होगा, यानी आपके बॉडी में 3 kg का लिवर है, यस, बोलो हाँ या ना, इतना क्या सोच पड़ गए सब भाई, अगर एक का 1.5 है तो दोनों मिलाकर 3 kg अप्रोक्सीमेटली, है ना, तो हमारे बॉडी में 3 kg के लिवर है, यस, कल्याणी कुमारी ने कहा यस, वेरी गुड कल्याणी, और कोई है यहाँ पे, और आप लोग क्या कहना चाहते हैं बाकी लोग, गूगल में मत सर्च करिए भाई प्लीज, शिवानी ने भी कहा एस, यानी दोनों लीवर मिलाकर 3 kg अप्रोक्सीमेटली, ओके, सच बता रहे हम, अगर सामने होती ना आप लोग, सामने होती, एक ही का होना चाहिए नीतीश कुमार, ओके, सब पढ़े थे बट हमको पता चल गया, थैंक यू सर, सर लिवर तो एक ही होता है ना, दैट्स व्हाट आई मीन यार, यहाँ पे अगर ऑफलाइन क्लास में सब लोग होते ना
तो आपको हम बताते हैं सबको हैं। भाई हमारे शरीर में एक ही लीवर होता है, दो लीवर नहीं होता है, किडनी दो होता है। इसमें इतना क्या सोचना है यार, लिवर एक ही होता है, दो नहीं है। वही तो सोच रहे थे भगवान। तो जब इसमें सोचना क्या है यार, हैं? एक ही होता है लिवर। चलो, किडनी कितना होता है हमारे बॉडी में? किडनी एक होते हैं कि दो होते हैं? हाँ मीनू बोलिए। हाँ किडनी दो होते हैं, चलो पता है कम से कम। हमारे शरीर में दिल कितने होते हैं, धड़कन? एक। चलो, हमारे बॉडी में पैंक्रियास कितने होते हैं? ओके, चलो बढ़िया है। हमारे बॉडी में अड्रीनल ग्लैंड कितने होते हैं? ओके, नीतीश कुमार, अड्रीनल ग्लैंड दो होते हैं, दोनों किडनी पे होते हैं एक एक। ठीक है, चलो चलो ठीक है, बढ़िया है। ओके, फीमेल में ओवरी कितने होते हैं? ओके, चलो तो ये सब चीजें ना बेसिक जनरल नॉलेज है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। हमारे बॉडी में स्प्लीन कितना होता है? स्प्लीन इज ऑर्गन, आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, या सुना होगा तो बताइए कितने होते हैं स्प्लीन? बच्चों का सवाल है यार ये सब, पता है सब सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया होगा, सिक्स सेवन्थ में। कितना होता है, इतना होता है। स्प्लीन हमारे बॉडी में एक ही होता है, पैंक्रियास से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, स्प्लीन। और ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, हमारे इम्यून सिस्टम में मदद करता है। चलो, ये सब के बारे में हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी में बात करेंगे। हम लोगों का हार्ट एक मिनट में ऑन एन एवरेज नॉर्मल इंसान का 72 से 80 के बीच में धड़कता है, 72 to 80। बट ये डिपेंड करता है कि आप नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में हैं, कि दौड़ कर आए हैं, कि आपका क्या प्रॉब्लम है, आपका फिजियोलॉजी कैसा है। लेकिन नॉर्मल एक मिनट में 72 to 80 टाइम्स धड़कता है एक नॉर्मल एवरेज रिलैक्स्ड इंसान का हार्ट। ठीक है, चलो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेक्चर नहीं है, ये सब चीजें हम जनरली पूछ लिए क्योंकि आप लोगों ने कहा कि लीवर दो, तो हम थोड़ा शॉक हो गए, इसीलिए हमने ये सब पूछ लिया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? सो यहाँ पे दिया है कि लीवर है। ठीक है, हम क्या करेंगे, लीवर यहाँ पे लिया है, और लीवर और बाकी सब चीज के बारे में हमने पढ़ लिया। चलो उसके बाद हाँ, द रिमाइनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। बाकी क्या है, ड्राई वेट है। अब उस ड्राई वेट को क्या करेंगे, जला देंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ड्राई वेट को क्या करेंगे, यहाँ पे जला देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, जला देंगे। फुल्ली बर्न, ऑल द कार्बन कॉम्पाउंड्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू गैसियस फॉर्म। अब कार्बन क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, है ना, CO2 एंड वाटर वेपर, और वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज रिमेनिंग इज कॉल्ड एश। जो बचा हुआ है राख, वो क्या है, एश है। और इसमें क्योंकि जितने भी कार्बन है वो निकल गए कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन निकल गए, वाटर वेपर में H2O निकल गए, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन निकल चुका है। बचा जो भी एशेस, ऐश क्या, ऐश में बहुत सारे जितने भी बचते हैं ऐश बचते हैं। और ऐश में क्या है, ऐश यानी ऐश्वर्या राय वाला ऐश नहीं है, ऐश मतलब राख, है ना, ये राख है। जो राख बचता है उसमें क्या होगा, उसमें होगा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। उसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट एक्सेट्रा are also seen in the acid soluble fraction. Therefore chemical elemental analysis gives element composition. उसके बाद हम उसमें elemental analysis करेंगे, यानी उसमें हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी में बहुत सारी चीजें ऐसी है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे बॉडी में सोडियम की जरूरत है, सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है,
कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, कंपाउंड, ये सब होता प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो कंपाउंड्स लाइक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सब चीजें हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनऑर्गेनिक है। क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है लिविंग टिश्यू का। इस बॉक्स को हम बता रहे हैं आपसे, इस बॉक्स को ज्यादा हल्के में ना लें। इस बॉक्स से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नॉट ओनली फ्रॉम दिस बॉक्स बट ऑल्सो, ओ सॉरी, एक मिनट, नॉट ओनली फ्रॉम दिस बॉक्स बट ऑल्सो फ्रॉम दिस बॉक्स। इस बॉक्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये बॉक्स से नॉट ओनली इन योर नीट एग्जामिनेशन बट ऑल्सो इन योर अवंती टेस्ट, क्लास टेस्ट, अवंती में जो भी क्लास टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, यूनिट टेस्ट होते हैं, उन सब में भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। क्योंकि हर साल हम पेपर जो भी देख रहे हैं अवंती की तरफ से जो भी आता है उसमें ये क्वेश्चन जरूर होता है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, अब ये जो है ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, ह्यूमन जो हमारा बॉडी है यहाँ पे, ठीक है, इसमें अब वेट पूछा है, ठीक है, डिफरेंस पूछा है, ठीक है, अर्थ क्रस्ट का और ह्यूमन बॉडी का डिफरेंस पूछा है। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि अगर मान लो कि पूछता है कि सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में ज्यादा होता है कि ह्यूमन बॉडी में ज्यादा होता है, तो या इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन आपको हम इसमें बताएंगे कि किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, हम आपको अवंती का क्वेश्चन, आपके मॉड्यूल खोल के देखिएगा तो उसमें क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, हम एक बार देखते हैं, ठीक है, देखते हैं, राइट, कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, कुछ कलेक्शंस हम निकाल कर उसके बाद हम आपके आते हैं आपके पास और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में आएंगे। हाँ, आपको जो परसेंटेज है यहाँ पे दिया होगा, कितने परसेंटेज है यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हम आपको अभी बता देते हैं, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका ये तीनों मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये दोनों का परसेंटेज आप एक देख लीजिए, किसमें ज्यादा है, ये याद रखिएगा, ये पढ़ना, ये नहीं कि पॉइंट वाइज की एग्जैक्ट परसेंटेज कितना है ये पूछ देगा, ऐसा ऐसा बहुत कम होगा, कम केसेस हो सकते हैं ऐसे, लेकिन पूछेगा कैसे, तो ह्यूमन बॉडी और दोनों का कंपैरिजन करके, ठीक है, कि इसमें 0.14 है, 0.5 है, तो हाइड्रोजन हमारे क्या अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है कि कम है, अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है कि कम है, अर्थ क्रस्ट में 0.14 है और यहाँ पे 0.5 है, विच मीन्स कम है। और ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, 0.5, यानी 50 हो सकता है। ठीक है, तो ये ज्यादा है। कार्बन देखो, कार्बन अर्थ क्रस्ट में कम है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट में 46.6 है और 65 है आपको ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो ये चीजें कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन कंपैरिजन की तरह से ही पूछता है। ठीक है, परसेंटेज कंपेयर करके। सो ये टेबुलर कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज इसको सीरियसली ले, हल्के में ना ले, क्योंकि ये हल्का नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका वेटेज है ये दोनों टेबुलर कॉलम। हम अभी बता दे रहे हैं, फिर बाद में मत कहिएगा कि सर आपने बताया नहीं था, अभी बता दिया, अवंती में क्वेश्चन आ सकता है, अवंती के टेस्ट सीरीज में। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे सल्फेट फ्रैक्शन, सो दैट इज योर एसिड सॉल्युबल, हम यहाँ पे बता रहा है कि एसिड में एसिड सॉल्युबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं एक्सेट्रा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बस यही दिया है, एनालिसिस करके पूरा वही सेम चीजें दिया है। हम लोग यहाँ पे उसको ना देखते हैं, नीचे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एल्डिहाइड है, कीटोन है या अरोमेटिक कॉम्पाउंड है। ये सब चीजें क्या होती है केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। एल्डिहाइड क्या है, ठीक है, एल्डिहाइड क्या है, कीटोन ग्रुप क्या है ना, कीटोन ग्रुप आपने पढ़ा होगा, एल्डिहाइड आपने पढ़ा होगा, राइट। कीटोन ग्रुप किसको कहते हैं,
कीटोन, एल्डिहाइड, एरोमेटिक कंपाउंड, ये सब क्या है? हाँ, फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, चलो चलो सही है। तो यहाँ पे वो सब चीजें आप लोगों को पता चल जाएगा जैसे हम लोग इसका स्टडी करेंगे। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे आपको एल्डिहाइड कौन सा है, कौन सा कीटोन्स है, क्योंकि हम लोग जब देखेंगे ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड है, ग्लूकोज में मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड, कीटोन, फ्रक्टोज, ये सब चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो एल्डोस ग्रुप, कीटोस ग्रुप, कीटोस शुगर, एल्डोस शुगर, यानी एल्डिहाइड और कीटोन के ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइट, तो इसमें प्रेजेंट होता है। तो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगर बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पढ़ते हैं तो हम उसको अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, इस कैटेगरी में हम उसको डालेंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज गिवन हियर, पॉइंट ऑफ व्यू। अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, यानी केमिस्ट्री वाले देखेंगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, बायोलॉजी वाले देखेंगे तो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो एसिड के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है? अमाइनो एसिड के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज अमाइनो एसिड? तो अमाइनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है अमाइनो ग्रुप, एसिडिक ग्रुप। ठीक है, एक ही कार्बन पे, यानी एक ही कार्बन है इस पे, एक क्या है? अमाइनो ग्रुप है, और एक क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। राइट, ओके, और उसको हम क्या कहते हैं? अल्फा अमीनो एसिड कहते हैं। एक ही कार्बन पे अटैच है, एक ही कार्बन पे क्या है? अटैच है। ये क्या है? ये अल्फा अमीनो एसिड है। ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। There are four substituents groups occupying the four valency position. These are hydrogen, carboxylic group, amino group and variable group. यहाँ पे दे रहा है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा अमीनो एसिड्स, दीज दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अब अगर देखा जाए तो एक कार्बन पे चारों तरफ क्या क्या अटैच है वो बता रहा है नेक्स्ट पैराग्राफ में। एक में क्या है? अमाइनो ग्रुप है, एक में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक तरफ है हाइड्रोजन और दूसरी तरफ है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज गिवन हियर इन दिस पैराग्राफ। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द आर ग्रुप दे आर मेनी अमीनो एसिड। तो मान लीजिए कि कार्बन के पास सारे ऐड हैं और यहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे जिस तरह के कार्बन अटैच होंगे, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह के कार्बन अटैच होंगे, यानी मान लीजिए CH2 यहाँ पे अटैच हो गया तो ये एक दूसरा अमीनो एसिड बन जाएगा। यहाँ पे अगर कुछ और अटैच हो गया तो डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड बनेंगे, और वही चीजें यहाँ पे बता रहा है। सो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए, ठीक है, कि बहुत सारे अमीनो एसिड्स हमारे धरती पर है, लेकिन उनमें से मात्र 20 अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, हमारे बॉडी का प्रोटीन बनाते हैं। ओनली 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग मुझे क्लियरली बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तो इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है पार्टिसिपेंट्स में? कुछ लोग छोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? कि बोर हो रहे हो सब?
चलो किसी से हम पूछते हैं, किसी से हम पूछते हैं। चलो अमरजीत कुमार यादव, अमरजीत आप हमें बताइए कि क्या हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है? अमरजीत कुमार यादव आपसे पूछ रहे हैं। माइक अनम्यूट करिए और बताइए। अमरजीत अमरजीत कुमार यादव आपसे कुछ पूछ रहे हैं, प्लीज ओपन योर माउथ। दिव्या गुप्ता, दिव्या गुप्ता आप बताइए। यू कैन अनम्यूट योर माइक, अपना माइक को अनम्यूट करके आप बता सकती हैं। दिव्या गुप्ता, अमरजीत, हाँ बोलिए। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। जवाब आपके तरफ से जवाब बहुत कम आता है, क्यों? ध्यान से सुन तो रही है ना क्लास में? यस सर। ठीक है। अमरजीत यादव, अमरजीत आपसे बार बार पूछ रहे हैं, प्लीज ओपन योर माइक और मुझे जवाब दीजिए। कहीं आप पार्टिसिपेशन दिखाने के लिए आकर के कहीं गायब तो नहीं हो गए हैं आप? लाइन पे? हेलो ओजस्वी, यस सर। समझ में आ रहा है आपको? यस सर, समझ में आ रहा है सर। क्लास से वो आप जो बता रही थी, ये प्रॉब्लम होता है नेटवर्क की वजह से कि ऑटोमेटिकली कट आउट हो जाता है क्लास से, और ऑटोमेटिकली भी ज्वाइन होना पड़ता है उसमें। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। यस ओके सर। ओके ओके, ठीक है। थैंक यू ओजस्वी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है प्रत्यूष, प्रत्यूष अमृत। आप कभी आंसर नहीं देते किसी चीज का, कोई रिप्लाई नहीं करते। प्रत्यूष अपना माइक अनम्यूट करिए और बताइए कि आपको कोई दिक्कत है क्लास में। देखिए, हम अगर आपको कोई दिक्कत होता है आप बता सकते हैं, हम भाई उसका रेजोल्यूशन सॉल्यूशन निकालेंगे ना, है ना? ऐसा नहीं है कि हम आपको डांटेंगे कि क्यों आपने कंप्लेन किया, क्यों आपने ऐसा फीडबैक दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बता सकते हैं कि क्लास में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, समझ में नहीं आ रहा है, किस पॉइंट पे नहीं आ रहा है, हमसे कहिएगा, हम उसको सुधार करेंगे, हम कुछ अलग तरीके से समझाएंगे ना। तो प्लीज ओपन योर माउथ प्रत्यूष। प्रत्यूष भी ओपन नहीं कर रहे हैं, अमरजीत यादव भी ओपन नहीं कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? सिद्धार्थ सिंह, ओपन योर माइक। यस सर। हाँ बताइए, आपको समझ समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का ना? पक्का आपकी सर। तरफ से कोई आंसर नहीं आता सिद्धार्थ। सर जब तक टाइप करते हैं, बाकी सर टाइप करके भेज देता है। अच्छा ठीक है, टाइपिंग। चलो चलो, समझ में अगर कहीं भी नहीं आए किसी को भी यार तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। ओके, तो यहाँ पे ओके ओके लेट्स कंटिन्यू। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे बता रहा है कि फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये सब हो चुका है। ऑलराइट, तो यहाँ पे दे रहा है कि बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप द डिफरेंट अमीनो एसिड्स आर देयर, और इसमें बोल रहा है कि हमारे पास जितना भी अमीनो एसिड्स हैं उसमें 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिससे प्रोटीन्स बनाया जा सकता है। ठीक है, दिस इज द पेज। नेक्स्ट अगर पेज की बात करें यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वो सब इसी एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो आर ग्रुप के बारे में बता रहा है, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स, यानी आर ग्रुप जो है, ठीक है, वो क्या है, आर ग्रुप पे कुछ भी हो सकता है। अगर हाइड्रोजन है तो उसको हम कहेंगे ग्लाइसिन। अगर मेथाइल ग्रुप है, देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है
और इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी देकर आपको इसको पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी देकर इसको पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप में हाइड्रोजन है तो क्या है, ग्लाइसिन है, और सबसे सिंपलेस्ट जो अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। उसके बाद आता है मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अगर मिथाइल ग्रुप अटैच रहता है फंक्शनल ग्रुप में तो क्या है, वो एलेनाइन है। अगर कोई वहां पे हाइड्रोक्सी मिथाइल हो तो उसको हम सेराइन कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ फंक्शनल ग्रुप मॉलिक्यूल्स में फंक्शनल ग्रुप पे मॉलिक्यूल्स अटैच रहते हैं और बेस्ड ऑन दैट द अमीनो एसिड चेंजेस। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन के बारे में बात करना है ना। चलिए, तो इसके पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमने देखा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing an amino group and an acidic group as substituents on the same carbon, the alpha, इसीलिए हम इसको कहेंगे अल्फा कार्बन, अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, अल्फा अमीनो एसिड, और दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब यहाँ पे बात आता है कि मीथेन क्या है। तो मीथेन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मीथेन किसको कहते हैं। ठीक है, मीथेन इज अ गैस। ऑलराइट, एक सेकेंड, एक मिनट, ओहो ये निकल गया यार, वन सेकेंड। ओके, सॉरी सॉरी, यस। तो क्या बोल रहे थे यहाँ पे हम बता रहे थे आपको कि अमीनो एसिड्स आर, देखो यहाँ पे एक ही कार्बन पे आपको, वन कार्बन का अगर हम बात करें, so this is your one कार्बन, इसी पे आपको चारों अटैच रहते हैं, चारों तरफ से चार मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, ये यहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन पे अमाइनो ग्रुप भी अटैच है और दूसरा एसिडिक ग्रुप भी अटैच है, इसीलिए हम इसको कहते हैं अमाइनो एसिड और अल्फा अमाइनो एसिड। और अगर सिंपल तरीके से कहा जाए तो अमीनो एसिड हैज अनदर नेम, अमीनो एसिड का एक और नाम है, कौन सा, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इज अनदर नेम ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, हम इसको क्या कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन कह सकते हैं अल्फा अमीनो एसिड को। ठीक है, इसका एक और नाम है सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। अब हम लोग जब देखेंगे मीथेन का स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे तो उसमें आपको अमाइनो ग्रुप का क्या रोल है ये समझ में आ जाएगा। 12th में आप लोग मीथेन के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, कि बायोगैस प्रोडक्शन, मीथेन प्रोडक्शन। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे अगर समझना है तो एक चीज हम याद रख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूटेड मीथेन इज अनदर नेम ऑफ अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड और अमीनो एसिड। ठीक है, इसका एक और नाम है। राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे, किसने पूछा था ये आंसर क्वेश्चन, तो आयुषी समझ में आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमाइनो कार्बोक्सिलिक। सो यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रखी है, अलग अलग जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, और वहीं आपका अमीनो एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी में आएगा बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमाइनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल, अगर अमीनो एसिड ज्यादा है, यानी सॉरी अमाइन ग्रुप ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, बेसिक होगा। अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा, एसिडिक होगा।
और अगर एसिडिक होता है तो एसिडिक में बहुत सारे अमीनो एसिड क्या हैं, एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड क्या है, एक एसिडिक अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसको हम ग्लूटामेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट इज अदरवाइज नोन एज ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूटामिक एसिड है ये। उसके बाद पाल्मिटेट, पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, एसिड डिफरेंट टाइप ऑफ नाम है, ठीक है, यानी वो एसिडिक ग्रुप्स है, एसिडिक अमीनो एसिड है, जिनमें एसिड आ जाता है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा आ जाता है, और जिनमें अमाइनो ग्रुप ज्यादा आ जाता है वो क्या होते हैं, वो होते हैं बेसिक, ठीक है, जिसको हम लाइसिन कहेंगे। लाइसिन एक बेसिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड। अगर दोनों बराबर रहेंगे उनको कहेंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड, दैट इज योर वेलाइन, ठीक है, वेलाइन इज योर न्यूट्रल अमीनो एसिड। सिमिलरली देयर आर अरोमेटिक प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड, ठीक है, सिंपल इसका यही मतलब है कि मतलब द अमीनो एसिड, द आर ग्रुप इन दीज प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड कुड बी अ हाइड्रोजन, अ मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोक्सी मिथाइल, ठीक है। यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, जो प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड है, देखो यहाँ पे इसके पहले क्या दिया है कि 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे, ठीक है, तो उनको कहेंगे प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, यानी ऐसे अमीनो एसिड जो प्रोटीन बना रहे हैं। तो उन अमीनो एसिड्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या हो सकता है, आइदर हाइड्रोजन, ठीक है, या हाइड्रोजन या मिथाइल ग्रुप, या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल। हाइड्रोजन हो सकता है, मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है, वो यहाँ पे बता रहा है इस पैराग्राफ में। तो प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड का यहाँ पे मतलब है जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है, प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला अमीनो एसिड, इसको हम कहेंगे प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। क्लियर है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिमिलरली देयर आर अरोमेटिक अमीनो एसिड्स। अरोमेटिक, एलिफेटिक, ये सब चीजें हैं अरोमेटिक अमीनो एसिड्स, दैट इज योर टायरोसिन, फेनिलएनालाइन, ट्रिप्टोफैन। A particular property of amino acid is the ionizable nature. Hence, in solutions of different pH, the structure of amino acid changes. यहाँ पे देखिएगा ज़्विटरॉइन फॉर्म के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेगा नेक्स्ट पैराग्राफ में। यहाँ पे अरोमेटिक अमीनो एसिड किसके बारे में बात कर रहा, व्हाट इज अरोमेटिक अमीनो एसिड, मुझे कोई अगर बता सकता है तो बताइए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही, ठीक। अगर किसी को थोड़ा सा आइडिया नहीं आइडिया है अरोमेटिक अमीनो एसिड क्या है तो प्लीज मुझे बताइए, हम भी जान लें कि आपको क्या सोचते हैं इसके बारे में। यस प्लीज, चैट बॉक्स में डालिए। What can be your aromatic amino acid? यस, अरोमेटिक। अच्छा, अगर आप लोग को समझ से बाहर है तो आप लोग सोचिए कि अरोमेटिक होता क्या है। ये मत समझिएगा कि एरोमेटिक का मतलब क्या होता है, अगर गूगल में डाल के देखेंगे तो गूगल में आपको बताएगा, क्या बताएगा पता है, अरोमा का मतलब होता है खुशबू। यस, वेरी गुड, प्रशांत ने सही आंसर दिया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, है ना, रिंग स्ट्रक्चर, रिंग लाइक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स। यानी आयुषी ने भी सही आंसर दिया है, तो यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जिनमें कहीं ना कहीं एक ऐसा एरिया होगा जहां पे एक रिंग स्ट्रक्चर बना होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सॉरी, अगर हम देखें तो हम आपको यहाँ पे एक चीज बनाते हैं छोटा सा। मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अटैच है, ठीक है, कार्बन के साथ अटैच है, और यहाँ पे आकर एक स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अटैच हो गया।
तो ये क्या है, ये एरोमेटिक रिंग है यहाँ पे जो बनाया है, और ये जो एरोमेटिक रिंग है बेंजीन रिंग, यस, ये जो एरोमेटिक रिंग यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इसके वजह से ये जो अमीनो एसिड बनेगा इसको हम एरोमेटिक अमीनो एसिड कहेंगे। और एरोमेटिक अमीनो एसिड हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे टायरोसिन है, फेनिल एलानाइन है और ट्रिप्टोफैन। ठीक है, सब लोग समझ लीजिए, एरोमेटिक अमीनो एसिड इज नथिंग बट ऐसा अमीनो एसिड जिसके स्ट्रक्चर में एक रिंग फॉर्म हो, रिंग स्ट्रक्चर आ जाए, एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक रिंग स्ट्रक्चर वहां पे आ जाए, उसको हम कहते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, और कौन कौन से हैं, टायरोसिन, फेनिलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज इसको नोट कर लीजिए तीनों को, ये तीनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको इंपॉर्टेंट के फॉर्म में ऐसे नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज द आयनाइजेबल नेचर, यानी एक किसी अमीनो एसिड का जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है एक हमारे आयोन्स के, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पे। ठीक है, ग्रुप्स कौन सा एडेड है, बेसिक या फिर पीएच, डिफरेंट पीएच पे चेंज होता है ना अमीनो एसिड। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन सॉल्यूशंस इन डिफरेंट पीएच स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस, व्हिच मींस अगर एसिडिक पीएच में डाले तो वहां पे ये जो चार्जेस है शिफ्टिंग होंगे, तो यहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि वो कौन सा अमीनो एसिड वहां पे बनेगा, बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन, बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो आयनाइजेबल नेचर वही कह रहा है यहाँ पे, चार्जेस के ऊपर, बेसिक और न्यूट्रल के ऊपर, कि ये डिफरेंट अगर सॉल्यूशन में डाला जाए तो इसमें चार्जेस का शिफ्टिंग के वजह से यहाँ पे क्या हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा पीएच है और उसी तरह का ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ तक हमने देख लिया है। उसके बाद अगले पैराग्राफ में और यहाँ पे ज्विटर आयन फॉर्म के बारे में दिखाया गया है आपको। ठीक है, ज्विटर आयन फॉर्म, यानी देखो ए क्या है, ए में यहाँ पे NH3 प्लस COOH है, यहाँ पे देखो NH2 और CO माइनस है। ठीक है, यानी चार्जेस देखो, यहाँ पे चार्ज गायब है, चार्ज है यहाँ पे, कुछ चार्ज दिखा रहा है नहीं, ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस। ठीक है, बी इज कॉल्ड ज्विटर आयनिक फॉर्म। कह रहा है, लास्ट लाइन कह रहा है कि अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, और बेसिक सॉल्यूशन, तो अमीनो एसिड को हम जिस सॉल्यूशन में डालेंगे वो अमीनो एसिड में चार्जेस की शिफ्टिंग, देखो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस यहाँ पे अटैच होते हैं अलग अलग, तो चार्जेस के शिफ्टिंग के वजह से, चार्ज के वजह से अपना स्ट्रक्चरल चेंजेस कर लेगा, यानी अमीनो एसिड अपना स्ट्रक्चर जो है वो बदल लेगा। सो बेस्ड ऑन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, pH of the solution, the amino acid structure changes। ठीक है, एसिडिक pH में एक रहेगा तो उसका अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर दूसरा रहेगा, अगर वो बेसिक में जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में हम लोग उसको डालते हैं तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। सो बेस्ड ऑन द सॉल्यूशन द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर चेंजेस, दैट्स व्हाट गिवन इन दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। ठीक है, चलो अगला हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगला थोड़ा सा लंबा जाएगा और हमारे पास मात्र 5 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद आपका अगला क्लास भी है, आप लोगों को रिलैक्स भी करना है। सो आज के लिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं, उसके बाद हम लोग only B is called Zwitter ionic form, yes, only B is called Zwitter ionic form। ठीक है, सिर्फ B यहाँ पे क्या है, B is called Zwitter ionic form। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ देखो चार्जेस है यहाँ पे, सो यहाँ पे नेट चार्ज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो कि डाउट पूछा था किसी ने, राइट, ज्विटर आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे वापस अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।